Assalamu alaikum students. In previous class we talked about indifference curves and transitivity property. Today we will be talking about convexity of indifference curves. What does convexity means and what conditions are needed for an indifference curve to be convex? An alternative way of starting the principle of a diminishing minor rate of substitution uses the mathematical notion of a convex set. You know, indifference curve is a negatively sloped curve that shows diminishing minor rate of substitution. Minor rate of substitution is that rate at which a consumer can substitute certain units of one good with certain units of another good. Initially, minor rate of substitution is high, but gradually, as we move from left to right, minor rate of substitution diminishes or decreases. This is represented by the slope of indifference curve. So, indifference कर्व कन्वेक्सिटी की assumption को की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है या नहीं, इसके लिए हम कन्वेक्स सेट जो है उसको यूज करते हैं. What is the definition of convex set? A set of points is said to be convex if any two points within the set can be joined by a straight line that is contained completely within the set. ये डेफिनेशन जो है वो ग्राफ के कंटेक्स्ट में है. अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ग्राफिकली कन्वेक्सिटी का मतलब क्या है. देखिए डेफिनेशन ये शो कर रही है कि एक सेट कन्वेक्स कब होगा जब हम टू पॉइंट्स को इस तरह ज्वाइन करें एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू और उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट जो कॉम्बिनेशन शो करेगा वो इनिशियल सेट की जो वैल्यूज हैं उनके दरमियान जो है वो लाई करेगा. अल्टरनेटिवली हम कह सकते हैं कि जो assumption है ना diminishing minor rate of substitution की, this is equivalent to the assumption that all combinations of x and y that are preferred are indifferent to a particular combination x steric y steric form a convex set. This is illustrated in figure 3.5a where all combinations preferred are indifferent to x steric y steric are in the shaded area. Any two of these combinations, say x1 y1 and x2 y2, can be joined by a straight line also contained in the shaded area. तो ये है फिगर 3.5a. अब फॉर एग्जांपल इनिशियली हमारे पास टू कॉम्बिनेशंस हैं. One is x1 y1 and other is x2 y2. अब ये दोनों पॉइंट जो हैं वो इस
प्रेफर्ड एरिया के अंदर लाई करते हैं, और प्रेफर्ड एरिया को हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। अब एक इनिशियल कॉम्बिनेशन है एक्स स्टेरिक वाई स्टेरिक। इसके कंटेक्स्ट में हम प्रेफर्ड एरिया जो है वो फॉर्म करते हैं। तो ये इंडिफरेंस कर्व की जो राइट साइड पे ये शेडेड एरिया है, दिस इज प्रेफर्ड एरिया, क्योंकि इस इनिशियल कॉम्बिनेशन एक्स स्टेरिक वाई स्टेरिक के कंटेक्स्ट में कोई भी पॉइंट जो शेडेड एरिया में लाई करता है वो इससे प्रेफर्ड सेटिस्फैक्शन जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक पॉइंट लें, तो ये वाला पॉइंट एक्स स्टेरिक वाई स्टेरिक से प्रेफर्ड है। इसको अभी मैं शो करता हूँ किस तरह। आज की डिस्कशन में भी हमने इसी चीज की बात की थी। फॉर एग्जांपल दिस इज द सिचुएशन, और यहाँ पे मैं एक पॉइंट जो है वो लेता हूँ शेडेड एरिया में। अब इस से अगर जो है मैं देखूं तो ये पॉइंट जो है y की इतनी क्वांटिटी और x की जो है वो इतनी क्वांटिटी को शो कर रहा है। तो डेफिनेटली x की क्वांटिटी उतनी ही है, लेकिन इस न्यू पॉइंट पे जो कॉम्बिनेशन है ये एटलीस्ट वन गुड y की ज्यादा क्वांटिटी को शो कर रहा है। तो डेफिनेटली दिस इज प्रेफर्ड। तो ये सारा प्रेफर्ड एरिया है। अब हम बात कर रहे हैं कन्वेक्स सेट की। तो कोई से दो कॉम्बिनेशन आपने लिए इंडिफरेंस कर्व पे, तो दिस इज वन पॉइंट दैट शोज कॉम्बिनेशन x1 एंड y1, और दूसरा पॉइंट है ये जिसपे x2 और y2 जो है वो कॉम्बिनेशन है। अब ये आपका एक सेट है, ये एक सेट है जिसमें ये दो जो हैं वो उसमें सेट की वैल्यूज हैं, एक ये और एक ये। अब जब हम इन दो पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें और उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट जो वैल्यू हमें दे वो उस सेट के अंदर लाई करे, तो दिस सेट इज सेड टू बी कन्वेक्स सेट। आई रिपीट, ये एक सेट है जिसमें दो पॉइंट जो हैं, ये जो डॉट लाइन आपको जो कि x और y के टू डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करते हैं उनकी वैल्यूज हैं। तो इन सेट को अगर हम इन पॉइंट्स को अगर हम ग्राफिकली स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें, तो इस स्ट्रेट लाइन का कोई भी पॉइंट इस प्रेफर्ड एरिया के अंदर लाई करे, तो दिस सेट इज सेड टू बी कन्वेक्स सेट। अब आप फिगर 3.5 बी को देखें। ये इंडिफरेंस कर्व इस शेप का है, और इसका ये वाला जो पोर्शन है ना, खास तौर पे ये कन्वेक्स टू रीजन नहीं है बल्कि ये कनकेव फ्रॉम रीजन है। अब ये कन्वेक्स क्यों नहीं है? क्योंकि जो दो पॉइंट हैं x1 y1 और x2 y2, ये जो सेट है इनको जब हमने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया, तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट पॉसिबल हो सकते हैं वो चूंकि सारे के सारे प्रेफर्ड एरिया के अंदर लाई नहीं कर रहे। देखें ये प्रेफर्ड एरिया है, शेडेड एरिया। अब यहाँ पे तो जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे के सारे लाई कर रहे थे शेडेड एरिया में, जो कि प्रेफर्ड एरिया को शो करता है। तो दिस इज कन्वेक्स, दिस इज नॉट कन्वेक्स, बिकॉज ये सिर्फ इधर वाले यहाँ तक के कॉम्बिनेशन तो शेडेड एरिया में है, और ये वाले भी कॉम्बिनेशन जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करेंगे वो तो शेडेड एरिया में हैं।
लेकिन ये सारे पॉइंट्स नहीं है। सो दिस इज नॉट a convex indifference curve. This is a convex indifference curve. Students, now we will be talking about convexity and balance in consumption. अब अभी हमने convexity को define किया और हमने show किया कि how is an indifference curve convex to region. अब इस convexity के concept को use करते हुए हम show कर सकते हैं कि individuals prefer some balance in their consumption. Suppose that an individual is indifferent between the combinations x1 y1 and x2 y2. जैसा कि अभी हम जो है इसको बात कर रहे थे, ये कॉम्बिनेशन है x1 y1 और दूसरा कॉम्बिनेशन है x2 y2. ये चीज़ आप यहाँ पे भी देख रही हैं, ये इंडिफरेंस कर्व है u1 और ये सारा प्रेफर्ड एरिया है और एक कॉम्बिनेशन ये है कि x1 और y1 और दूसरा कॉम्बिनेशन है x2 एंड y2. तो हम ये कह रहे हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं they prefer some balance in their consumption. So suppose that an individual is indifferent between the combinations x1 y1 and x2 y2. If the indifference curve is strictly convex, then the combination x1 plus x2 over 2 y1 plus y2 over 2 हमने क्या किया, सिंपली एवरेज ले ली. जो दो कॉम्बिनेशन पे x और y की वैल्यूज है ना, उनकी हमने एवरेज ली. कैसे ली, ये x1 की वैल्यू है और ये x2 की वैल्यू है, इन दोनों को हमने सम किया और 2 पे डिवाइड कर दिया, तो इससे हमें मिड पॉइंट मिलेगा. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैल्यू है 5, यहाँ पे वैल्यू है 15, तो हम क्या करेंगे, 5 और 15 को ऐड करेंगे, दिस विल गिव अस 20. अब इनको हम 2 कॉम्बिनेशन है उन पे डिवाइड कर देंगे, तो आंसर इज 15, सॉरी 10. 5 plus 15 divided by 2 equals 10. सिमिलरली यहाँ पे भी y की एक वैल्यू है इस पॉइंट पे और दूसरी y की वैल्यू है इस पॉइंट पे. तो अब इन दोनों की जब हम एवरेज फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, इस वैल्यू और इस वैल्यू को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, तो ये मिड में हमें एक वैल्यू मिलेगी. अब ये मिड पॉइंट्स की जो एवरेज है ये बैलेंस्ड कंजम्पशन को शो करती है और ये प्रेफर्ड है इससे और इससे, क्योंकि ये एक्सट्रीम है. एक्सट्रीम इसलिए है कि ये y की ज़्यादा क्वांटिटी को शो कर रही है और इस कॉम्बिनेशन पे x की क्वांटिटी ज़्यादा है. तो इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स जो बैलेंस्ड बजट है उसको प्रेफर करते हैं, जो बैलेंस्ड कंजम्पशन है ना, जिसमें दोनों कमोडिटीज की जो कंजम्पशन है वो बैलेंस्ड होती है, एक्सट्रीम नहीं होती कि जिस सिचुएशन में आप किसी एक कमोडिटी की ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे होते हैं. तो दिस इज प्रेफर टू आइदर दिस और दिस. दिस इज सिंपली convexity and balance in consumption. Well, the students, now we will be talking about utility and the concept of minor rate of substitution. We will do one mathematical numerical example, and in this we will show the application of all or few of the concepts we have discussed earlier. So first of all, what is MRS? What is minor rate of substitution? On page 117, from page 117 I necessarily mean in terms of
these pages. This will be different. What is appearing page number here? The reason is that these page numbers start after all the initial things in a book have been finished. For example, the table of contents and similar things. Anyways, on page 117, here, sorry, this is page number 93, and if we note page number in context of these page numbers, that are 4 total number of pages in the book, so this is 117. So anyways, here we can define minor rate of substitution like this. Minor rate of substitution is, what a minor rate of substitution, you know, the negative of the slope of an indifference curve at some point is known as the minor rate of substitution at that point. स्लोप हम कैसे फाइंड करते हैं? हम चेंज इन y एंड चेंज इन x जो है इसको हम डिवाइड करते हैं, और चूंकि इंडिफरेंस कर्व जो है उसका स्लोप नेगेटिव है, so that is why the negative sign is appearing. So anyways, the negative of the slope of an indifference curve at some point is known as minor rate of substitution at that point. तो अब हम न्यूमेरिकल एग्जांपल के कंटेक्स्ट में इसको जो है वो डिस्कस करेंगे. So suppose a person's ranking of two goods y and x could be represented by the utility function of this form. Utility is a function of under root x into y. An indifference curve of this function is found by identifying that set of combinations of x and y for which utility has the same value. तो indifference curve क्या शो करता है? Indifference curve shows different combinations of x and y. तो अगर हम x and y के वो सारे combination identify कर लें जिन पे satisfaction जो है consumer की वो same है, तो इस indifference curve का जो function है उसको हम identify कर सकते हैं. I repeat, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व जो है वो x एंड y टू गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करता है, तो अगर हम x एंड y के वो सारे कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई कर लें जिन पे यूटिलिटी सेम है, तो इससे हमें जो इंडिफरेंस कर्व इस फंक्शन का वो हम फाइंड कर सकते हैं. तो एनीवेज वो कैसे फाइंड करेंगे? अब हमें ऐसा करने के लिए यूटिलिटी की एक, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व के किसी भी पॉइंट पे या सारे पॉइंट्स पे चूंकि यूटिलिटी सेम है, तो हम एज्यूम करते हैं कि वो सेटिस्फेक्शन उसकी वैल्यू जो है वो 10 है. देन द इक्वेशन फॉर दिस इंडिफरेंस कर्व इज utility is equal to 10 is equal to this function under root x dot y. Because squaring this function is order preserving, हम अपने फंक्शन को इस फॉर्म में लिख लें या फिर हम बोथ साइड पे स्क्वायर ले लें, तो एक ही बात है. उससे जो इक्वेशन की मीनिंग है उसमें कोई चेंज नहीं आती. तो हम क्या करते हैं कि हम इक्वेशन 3.9 का स्क्वायर लेते हैं बोथ साइड से. इसका स्क्वायर 10 के इक्वल है और इसका स्क्वायर लेने से अंडर रूट जो है वो वेनिश हो जाएगा.
So equation 3.9 after taking squaring on both sides becomes this one, जिसको हम अब इजीली जो है वो ग्राफ कर सकते हैं। इन फिगर 3.7 हम इस डिफरेंस कर्व को जो है वो प्लॉट करते हैं। इट इज अ फेमिलियर रेक्टेंगुलर hyperbola. One way to calculate the marginal rate of substitution is to solve equation 3.10 for y. अब इस इक्वेशन को जब हमने y के लिए सॉल्व किया तो we get equation y is equal to 100 over x. क्या होगा? y इधर ही रहे, ये सिंपल मैथ है, तो x यहाँ पे चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो अभी तक हम पहुंचे y is equal to 100 over x. And then use the definition equation 3.7 जो माइनर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को डिफाइन करती है। तो हमने क्या करना है, इस इक्वेशन का जो है वो डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, और उसका जो डेरिवेटिव की जो नेगेटिव है दैट इज माइनर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो क्या किया, जो u1 है ये फंक्शन, इस इक्वेशन 3.1 का जो डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल है, इसके 3.12 के। Clearly this minor rate of substitution decreases as x increases. आपको पता है कि जब डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज होती है तो ओवरऑल वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेगी। एट अ पॉइंट सच एज e ऑन द इंडिफरेंस कर्व, वहां पे जो माइनर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है दैट इज हाई बिकॉज स्लोप इज स्टीप। इसकी वैल्यू कितनी है, दिस इज इक्वल टू 4। तो हम एक्चुअली ये फिगर 3.7 जहाँ पे हमने इस यूटिलिटी फंक्शन जो गिवन है उसकी बेसिस पे जो इंडिफरेंस कर्व हम प्लॉट कर सकते हैं वो हमने प्लॉट किया। कैसे करेंगे, इस फंक्शन में बेसिकली x और y के डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो उससे जो है वो ये इंडिफरेंस कर्व फॉर्म होगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि माइनर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो हाई है पॉइंट ए पे, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिफरेंस कर्व है उसका जो स्लोप है दैट इज स्टीप। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे स्लोप जो है वो डिक्रीज होता है, ये कर्व स्लो फ्लैट होगा, जो ये शो करता है कि माइनर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो डिमिनिशिंग है, डिक्रीजिंग है। तो पॉइंट ए पे हम माइनर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, तो लेट्स सपोज जो पॉइंट ए है ये शो कर रहा है कि ये जो कमोडिटी x है ना उसके थोड़े यूनिट हैं 5, और कमोडिटी y जो है उसके यूनिट्स हैं 20। तो इस कॉम्बिनेशन पे हमने माइनर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैलकुलेट की पॉइंट ए पे, तो दैट इक्वल्स 4। कैसे, माइनर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एट पॉइंट ए दैट शोज कॉम्बिनेशन of x and y as x is equal to 5, y is equal to 20। तो जब हमने x की 5 वैल्यू जो है वो पुट की तो आंसर इज 4। सो एट पॉइंट ए माइनर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज 4। तो इसका मतलब क्या है, 4 का मतलब ये है कि कमोडिटी x का एक एडिशनल यूनिट गेन करने के लिए जो कंज्यूमर है वो कमोडिटी y के 4 यूनिट सेक्रीफाइस कर सकता है, वो गिव अप करने के लिए तैयार है। On the other hand, at point B, where there are relatively few units of y, hamburgers, और जो कोल्ड ड्रिंक है
वो कमोडिटी एक्स है, उसके ज़्यादा यूनिट्स हैं, ये है पॉइंट बी। अब यहाँ पे सिचुएशन अपोजिट है, हियर देयर आर फ्यू यूनिट्स ऑफ हैमबर्गर वाई एंड मोर यूनिट्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक एक्स। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि यहाँ पे माइनर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू लो है, क्योंकि ग्रेजुअली ये डिक्रीज होते होते यहाँ पे कम होगी। ये वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें तो क्या करेंगे, इस फंक्शन में 3.12 में हम x की अब न्यू वैल्यू पुट करेंगे, और न्यू वैल्यू क्या है 20 पॉइंट बी पे। तो नाउ माइनर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एट पॉइंट बी that shows 20 units of x and 5 units of y equals 0.25। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अब जो ये कंज्यूमर है, ये सॉफ्ट ड्रिंक का एक एडिशनल यूनिट लेने के लिए कमोडिटी वाई हैमबर्गर का सिर्फ एक क्वार्टर जो है वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। तो ये जो कन्वेक्सिटी की हमने स्टडी किया है, तो उसको अगर जो है हम देखना चाहें तो वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। नोटिस आल्सो हाउ कन्वेक्सिटी ऑफ द इंडिफरेंस कर्व u1 इज इलस्ट्रेटेड बाय दिस न्यूमेरिकल एग्जांपल। तो पॉइंट सी जो है वो कन्वेक्सिटी जो है उसको प्रूव कर रहा है। तो देखें हमने क्या किया, ये सारा प्रेफर्ड एरिया है टू द राइट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इन दोनों की हम इनको अगर हम ज्वाइन करें स्ट्रेट लाइन से, तो उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट जो है लाइक पॉइंट सी, दैट इज प्रेफर्ड टू आइदर ए ओनली और बी ओनली। तो यहाँ पे हमने देखनी है कि ए पे जो सेटिस्फेक्शन है और जो बी पे सेटिस्फेक्शन है, उसके मुकाबले में पॉइंट सी पे जो कन्वेक्सिटी की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, यहाँ पे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है। दूसरी इस वजह से भी ज़्यादा है कि पॉइंट ए और बी एक्सट्रीम सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे या तो y की क्वांटिटी ज़्यादा है या x की क्वांटिटी ज़्यादा है पॉइंट बी पे। जो पॉइंट सी है, यहाँ पे कंजम्पशन बैलेंस्ड है, जहाँ पे कंज्यूमर x और y की बैलेंस क्वांटिटी जो है ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटीज कंज्यूम कर रहे हैं। तो बैलेंस कंजम्पशन से जो सेटिस्फेक्शन अचीव होती है वो एक्सट्रीम कंजम्पशन के मुकाबले में ज़्यादा है। तो वो भी यहाँ पे प्रूव हो रही है। कैसे, तो अब हमने यूटिलिटी फंक्शन में जो पॉइंट सी पे वैल्यूज हैं, जो कन्वेक्सिटी की प्रॉपर्टी ने हमें प्रोवाइड की हैं, वो ये हैं कि दोनों की x की क्वांटिटी भी 12.5 है और y की क्वांटिटी भी 12.5 है। ये y है और ये x है, दोनों इक्वल हैं। तो इनको हमने जब यूटिलिटी फंक्शन में पुट किया तो आंसर इज 12.5। कैसे, 12.5 into 12.5, 12.5 square under root के साथ cancel out हुआ, so we are left with 12.5 which clearly exceed the utility along u1 which was assumed to be 10। ये चीज ध्यान में रहे कि इस पूरे डिफरेंस कर्व के हर पॉइंट पे यूटिलिटी जो है वो ये है, जबकि जो पॉइंट सी है जो कि कन्वेक्स फंक्शन को, कन्वेक्स सेट को शो करता है, कैसे फॉर्म करते हैं, हम इंडिफरेंस कर्व के कोई भी दो पॉइंट लेते हैं और उन दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं, और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो यूटिलिटी की वैल्यू है वो इस इनिशियल यूटिलिटी के मुकाबले में ज़्यादा है। तो आप लोग एक एक्सरसाइज करें और वो ये है कि आप इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लें। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लें। अब यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मैं इस पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर देता हूँ।
तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज दैट पॉइंट, तो मैं इसे कह रहा हूं कि दिस इज फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू 16, और ये जो पॉइंट है कन्वेक्स सेट के ऊपर दूसरा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आप 5 और 12 की कंटेक्स्ट में आप इसको देख लें। तो लेट्स सपोज दिस इज ऑलमोस्ट 16, ये हमने फिर अप्रोक्सीमेट किया है, एंड दिस इज समथिंग, ये वैल्यू हमने 5 और 12 के दरमियान जो है यहाँ कहीं पे इसको सेट करना है। मेरे ख्याल में ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है, इधर कम है, तो लेट्स सपोज दिस इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 9, 5 नो 9 ज़्यादा है, तो ऑलमोस्ट 7, क्योंकि 5 और 12.5 के दरमियान जो गैप है वो 7.5 का है, तो ये हाफ से थोड़ा सा कम है, तो हाफ बनेगा इनका 3.5 3.75 ऑलमोस्ट, तो यहाँ तक 2 है। चलें इसको हम एज्यूम करेंगे 8 है। अब आप क्या करेंगे, x और y की जो वैल्यूज हैं वो आप अब ये वाली यूज करें, और उसके अगेंस्ट जो है वो आंसर क्या है, यूटिलिटी की वैल्यू कितनी है, कैसे करेंगे। देखें यूटिलिटी है इक्वल टू x डॉट वाई अंडर रूट, तो अब x की वैल्यू कितनी है 8 और y की वैल्यू कितनी है 16, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर उसको अंडर रूट ले लें, तो जो आंसर है वो 10 से ज़्यादा होगा। हमारी प्रेडिक्शन ये है। जैसे यहाँ पे हमने जब कन्वेक्स सेट यूज किया है तो उसका आंसर 12.5 है, जो कि 10 से ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे प्रेडिक्शन ये है हम कि जब हम x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 16 पुट करेंगे और फिर हम उस यूटिलिटी फंक्शन को सॉल्व करेंगे, तो जो आंसर हमें मिलेगा वो 10 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये आप एक होम वर्क टास्क के तौर पे जो है वो आप इसको कंप्लीट करें। क्या करना है, x की वैल्यू है 8 और y की वैल्यू है 16, इसको पुट करें, इसको सॉल्व करें, और ये जो आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा वो 10 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि थ्योरेटिकली हम ये कह रहे हैं कि एनी पॉइंट जो कन्वेक्स सेट में लाई करेगा वो एक्सट्रीम पॉइंट ए और बी के मुकाबले में सेटिस्फैक्शन ज़्यादा देगा, क्योंकि ये प्रेफर्ड एरिया में लाई कर रहा है। तो एनीवे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। मैं आप लोगों को इस तरह का एक सिमिलर फंक्शन जो है वो होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में टेक्स्ट करूँगा, और आप लोगों ने इस पैटर्न पे, ये जो न्यूमेरिकल एग्जांपल है, इस पैटर्न पे सारे को सॉल्व करना है, जिसमें आप क्या करेंगे, एक्स और वाई की क्वांटिटीज, और फिर जो यूटिलिटी है ये आपने शो करनी है कि इनिशियली जो इफ डिफरेंस कर्व के ऊपर लाई करती है वो उसकी वैल्यू इनिशियली इतनी है, और कन्वेक्स सेट की अगर हम बात करें तो उसमें यूटिलिटी कितनी, ये सारी रेप्लिकेट करना है आपने, जो हम इस एग्जांपल में कर रहे थे। थैंक यू।